हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश यादव। साथियों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो टेस्ट सीरीज करने वाले हैं वो दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। आप लोगों को पता होगा मेरे भाई, जो हमने इसके पहले दृष्टि आईएएस की जो टेस्ट सीरीज नंबर 1 किया था वो शुद्ध रूप से हिस्ट्री से संबंधित था। आज हम लोग जो टेस्ट सीरीज करने वाले हैं यह शुद्ध रूप से भूगोल से संबंधित है। यह बीपीएससी 69th प्रीलिम्स 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, यह उसी के बेस पर यह टेस्ट सीरीज बनाई गई है। साथियों, यह मामूली टेस्ट सीरीज नहीं है। इस टेस्ट सीरीज को अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो इसी को आपको 5,000 रुपया देना पड़ेगा। दृष्टि आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है बीपीएससी 69th के लिए, वो 14 टेस्ट पेपर के लिए 5,000 रुपया है। आप लोग दृष्टि के ऐप या किसी भी साइट पे जाके देख सकते हैं। तो साथियों, ये मैं आप सबको पूरा का पूरा फ्री में करवाने वाला हूँ और ये आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसका मैं पीडीएफ भी जो है व्हाट्सएप पे, मैं ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अगर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो ये मैं आपको जो है इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो साथियों, आप सबके लिए मैं हमारे पास संसाधन की तो बहुत कमी है, क्योंकि अभी मैं नया हूँ, हमारा चैनल भी उतना भी मजबूत नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा एक तो सपोर्ट हमें मिलेगा आपके ऐसा करने से, और ऐसा करने से दूसरा हमारा क्या फ़ायदा होगा मेरे भाई, हमारा मनोबल बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। हम कम से कम ही संसाधन में अपने मेहनत के बल पर आप सबके लिए कुछ बेहतर से बेहतर करूँगा। ये हमारा कोई अपना कंटेंट नहीं है। आज मैं जैसे देखिए, मैं जो भी कंटेंट लाता हूँ एक बेहतरीन कंटेंट लाता हूँ। जैसे दृष्टि आईएएस का हो गया, थे आईएएस और जीएस वर्ल्ड, ऐसी जो महत्वपूर्ण बड़ी संस्थाएं हैं, जो विश्वसनीय संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाओं का कंटेंट ला के आप सबके सामने रखता हूँ, जिससे कि आप सबके लिए परीक्षा में धार लगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं इसमें जो पूरा का पूरा भूगोल के हैं। ये टेस्ट भूगोल का ये टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। तो जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे 150 क्वेश्चन, तो इससे आपका होगा क्या, एक तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब किसी न किसी स्टेट कमीशन में, किसी न किसी आयोग में 1 बार, 2 बार, 3 बार पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को इसमें समेटा गया है, रखा गया है। एक तो ये होगा कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं स्टेट कमीशंस में, एक तो ये हमें आइडिया लगेगा। दूसरा, हमें ये फ़ायदा होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को मंथन किए रहेंगे, उनका जो है वर्णन किए रहेंगे। तो इससे होगा क्या कि हम अपने आप को एक मजबूत स्थिति में पाएंगे। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा मेरे भाई। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जब हाई होगा तो हम लोग एग्ज़ाम हॉल में वैसे भी जो है, जो कह सकते हैं कन्फ्यूजन वाला सवाल होता है, वो अपने आप से ही होने लगता है, बस कॉन्फिडेंस के दम पर। ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं बात कर रहा हूँ, ये होता है कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। तो साथियों, चलते हैं हम लोग अपना दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बीपीएससी 69 2023 के लिए, जो शुद्ध रूप से भूगोल से संबंधित है। तो आपको जरा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो साथियों, चलते हैं हम लोग दृष्टि आईएएस का मेरे भाई हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 2 को देखते हैं, जो जनरल स्टडीज़ के मेरे भाई भूगोल से संबंधित है। हम लोगों को पता होगा भूगोल कितना बड़ा मार्जिन रखने वाला सब्जेक्ट है, ये हम सबको अच्छी तरह से पता होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर, जो हम लोगों के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बने हुए हैं सभी के सब, और इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों, हम लोग पहले क्वेश्चन पर आ गए हैं। अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मिलाने वाला है। मिलाने वाला क्वेश्चन मेरे भाई हम लोगों को कभी भी गलत नहीं हो सकता, बहुत ही रेयर केस में गलत होता है। इसका एक ट्रिक होता है। देखिए किस ट्रिक से हम लोग सॉल्व करते हैं मिलाने वाले को। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें एक तरफ दिया है, इधर जो है कुछ धातुओं के नाम दिया गया है और इधर कुछ देश के नाम दिया है, किस देश में कौन सी धातु पाई जाती है। देखिए कितने अच्छे से हम लोग इसको मिलाना सीखेंगे। हमें न आता रहेगा जो क्वेश्चन, उसको भी हम सॉल्व कर ले जाएंगे। कैसे, देखिए हमें एक चीज़ तो कन्फर्म है मेरे भाई, इसमें ये जो प्लेटिनम है ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। अब देखिए बी जो है 3 पर होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बी 3 के पास हो, तो ए में है केवल। तो हमारा काम बन गया, क्योंकि हमें एक कन्फर्म है, हमारा आंसर ए ही होगा। लेकिन और अगर हम जानकारी के बारे में बात कर ले मेरे भाई थोड़ा सा इसमें, तो लोहा जो है वो उत्तरी स्वीडन में पाया जाता है। ये फास्फेट जो है मेरे भाई अल्जीरिया में पाया जाता है, और ये जो मैग्नीज़ है ये जॉर्जिया में पाई जाती है। तो देखिए हमारा एक से ही काम बन गया। बहुत कठिन रहेगा तो 2 से काम बनाना पड़ेगा। देखिए कितने आसानी सॉल्व हो गया।
तो चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। बहुत बढ़िया है, सौर मंडल संबंधित है। देखिए क्या कह रहा है दूसरे में, सूर्य से दूरी के अनुसार हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों का सही कालक्रम क्या है। जैसा कि हम सबको पता है मेरे भाई, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य का चक्कर लगाते समय यही पूछ रहा है कि सूर्य से कौन दूरी, कितने दूरी पर है, उसका क्रम बताइए। तो जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, सन है ये। अब सूर्य से सबसे नज़दीक जो है वो बुध है, उससे थोड़ा दूर शुक्र है, उससे थोड़ा दूर पृथ्वी है, उससे थोड़ा दूर मंगल है, उससे थोड़ा दूर बृहस्पति है, उससे थोड़ा दूर शनि, और उससे थोड़ा दूर यूरेनस यानी अरुण, और उससे अंत में ये नेपच्यून है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। देखते ही बहुत सरल क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, जियोग्राफी शब्द किसने प्रतिपादित किया था। जियोग्राफी शब्द मेरे भाई आप सबको पता होना चाहिए। जियोग्राफी का मतलब पहले क्या होता है। देखिए जियो में 2 शब्द है, एक जियो और दूसरा है ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना या स्टडी करना। तो ये जियोग्राफी शब्द का पूरा मतलब हो गया कि पृथ्वी का वर्णन करना। तो ये जियोग्राफी शब्द किसने प्रतिपादित किया था, हमारा जो क्वेश्चन बता रहा है ये मेरे भाई कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने जियोग्राफी शब्द को जो है प्रतिपादित किया था। अगर बात करें हम अरस्तु को, तो अरस्तु मेरे भाई जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो हम लोगों ने इसको देखा। चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन देखिए मस्त है, चक्रवात के बारे में है। आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे। देखिए चक्रवात क्या है। चक्रवात हम सब पता है कि निम्न चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होता है और इसके चारों ओर हाई प्रेशर होता है। चक्रवात के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। देखिए पहला पढ़े हम लोग क्या कह रहा है। चक्रवात एक उच्च दबाव वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से वायु का संचार है। मेरे भाई गलत है। चक्रवात जो है वो उच्च दबाव वाला नहीं बल्कि निम्न दबाव वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से वायु का संचार होता है, ये गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, उच्च दबाव वाले केंद्र के आसपास दक्षिणी गोलार्धों में प्रति चक्रवात की हवाएं दक्षिणावर्त घूमती हैं। उच्च दबाव वाले केंद्र, इसका मतलब प्रति चक्रवात की बात कर रहा है। देखिए मेरे भाई प्रति चक्रवात जो होता है वो हमारे दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज दे दिया, ये भी गलत हो गया। तीसरा ये कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न व विकसित होते हैं, ये बात सही है। केवल तीसरा सही है हमारा और ऊपर के 2 गलत है। तो हम लोग अगर अगले पेज पर इसके ऑप्शन को अगर देखें तो हमें ये पता चलता है यहाँ से कि ऑप्शन नंबर बी केवल सही था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले हम लोग 5वें क्वेश्चन पर चलें। देखें क्या कह रहा है ये। बड़े फर्मों से युक्त अत्यधिक ठंड और विरल आबादी वाले क्षेत्र उपयुक्त हैं, यही कह रहा है। तो मतलब कौन से क्षेत्र हैं। तो मेरे भाई जो बड़े फर्मों से युक्त क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत कम आबादी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर वाणिज्यिक अनाज के लिए खेती की जाती है, यानी वो बाजारी फसलों के लिए कृषि की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा होता है और ठंड में फसलों के विकास बहुत कम होता है। तो छठवां हम लोग देखें। छठवां बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अक्षांश देशांतर से संबंधित है। देखिए क्या कह रहा है। सॉरी ये छठवां कहाँ चला गया, यहाँ पर छठवां क्या कहा, प्रमुख यामोत्तर। यहाँ पर बीच में हमें भरना है चारों ऑप्शन में से किसी एक का प्रतिनिधित्व करने वाली देशांतर एक रेखा है। तो मेरे भाई ये जो प्रमुख यामोत्तर है, प्रमुख यामोत्तर क्या होता है हम सबको पता है। प्रमुख यामोत्तर जो होता है इसका मान 0 देशांतर होता है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो बीचों बीच रेखा होती है, एक वृत्त होती है, उसे हम लोग प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं। ये प्रमुख यामोत्तर जो मेरे भाई 0 डिग्री की देशांतर होती है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खाली स्थान पे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और ये प्रमुख यामोत्तर जो होता है यहाँ से जो है पूरब की ओर जाते हैं तो हमें घटाना पड़ता है, यहाँ से इधर जाते हैं तो हमें जोड़ना पड़ता है। तो आगे चले हम लोग। देखिए क्या है 7वां में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सन 2022 में अतुल प्रसाद जी को बीपीएससी का सन 2022 में अध्यक्ष चुना गया था। चलिए हम लोग 8वें पर। 8वां देखिए क्या कह रहा है।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो मेरे भाई यही बताना है कि इसे देखिए क्वेश्चन देखने से बड़ा लग रहा है, लेकिन हम लोग देखिए कितने अच्छे से सॉल्व करते हैं कि हमें जो है घबराने के लिए बड़ा करके दिया है। तो देखिए कैसे करते हैं। निहारिका परिकल्पना से प्रस्तावित किया गया है कि ग्रहों का निर्माण सूर्य की युवा अवस्था से संबंध धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। मान लीजिए हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, हम इतना जानकार नहीं है, चलते हैं अगला पढ़ते हैं। बिग बैंग सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी ने प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये बात सही है, बिग बैंग से ही पता चला ना कि विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड का, ये बात सही है। तो हमें गलत पूछा है, कौन सा नहीं है। तो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20.7 अरब वर्ष पहले एक भीषण विस्फोट से हुई थी। मेरे भाई यही गलत है, तीसरा वाला, क्योंकि 20.7 नहीं 13.7 वर्ष पहले हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, तो सी सही नहीं। 9वां देखते हैं हम लोग। 9वां देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है यहाँ पे। क्या कह रहा है, स्थल मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोगों का क्वेश्चन बहुत गलत करवाता है, ये मेरा भी बहुत हुआ है। तो देखिए कौन सा स्थल मंडल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है हमें। तो देखिए क्या है, ए वाला अगर हम पढ़ें तो स्थल मंडल की चट्टानें श्यान या चिपचिपी नहीं होती हैं। सही बात है, नहीं होती हैं। और बी वाला अगर पढ़ें तो यह ऊपर वातावरण और नीचे दुर्बलता मंडल से घिरा है। ये भी बात सही है। सी वाला पढ़ें तो वे महासागरी तल पर नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं मेरे भाई, महासागरी तल पर तो स्थल मंडल पाए जाते हैं ना, बिना स्थल मंडल का होगा महासागर। तो ऑप्शन नंबर जो है ये तो सही है, लेकिन क्वेश्चन में गलत पूछा है तो गलत हमको सी बताना है, सी वाला गलत है। 10वां देखें हम लोग, क्या करा है 10वें में, किस राज्य को भारत का रूर कहा जाता है। मेरे भाई भारत का रूर 10वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये रूर क्या है। तो देखिए एक रूर रशिया में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर कोयला बहुत पाया जाता है, तो उस कोयला वाले क्षेत्र को रूर कहा जाता है। तो उसी तरह से भारत का जो झारखंड है यहाँ पर भी कोयला बड़ी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसकी टाइटल के लिए हम लोग कह देते हैं भारत का रूर है। आगे हम लोग देखें क्या है, देखिए ग्राउंड में, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है मेरे भाई। तो पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसे हमें बताना है। तो पहला हम पढ़ें तो जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इसे परिक्रमण कहते हैं। मेरे भाई गलत है, इसे घूर्णन कहा जाता है। दूसरा क्या कह रहा है, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है तो इसे घूर्णन कहते हैं। मेरे भाई इसे परिक्रमण कहते हैं, उल्टा दे दिया है, ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या कर रहा है, ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को घूर्णन वृत्ति कहते हैं। मेरे भाई घूर्णन वृत्त नहीं, प्रदीप्ति वृत्त बोला जाता है इसे। सब के सब गलत है। तो यही हमें बताना है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चले हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर। तो अगला हमारा क्वेश्चन जो है 12वां होगा। 12वां में हम लोग देखते हैं क्या है, इसमें थोड़ा सा छोटा करते हैं, सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक भूमि का निर्धारण करते हैं। कौन सा कारक, कौन सा फैक्टर जो है भूमि के उपयोग का निर्धारण करते हैं मेरे भाई। स्थल आकृति यानी स्थलों की आकृति भी निर्धारण करती है, मृदा भी निर्धारण करती है, जलवायु, खनिज, सब के सब भूमि के उपयोग का निर्धारण करते हैं। इसका मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन सही है। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। 13वां पर हम लोग चलें। 13वां क्या कह रहा है, किस तिथि को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। हमें तारीख पूछ रहा है, किस तारीख को जो है पृथ्वी के झुके होने के कारण सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, मकर रेखा पर पूछ रहा है। तो ये इसमें तो नहीं है। 13वां ये हमारा क्वेश्चन है। 13वां में हम मेरे भाई उपर्युक्त में से कोई नहीं, न तो 21 मार्च, न तो 21 जून, न तो 23 सितंबर, इसमें से कोई नहीं है। तो आप लोग सोच रहे होंगे तब कब। मेरे भाई 22 दिसंबर को
सूर्य की किरणें जो है सीधा मकर रेखा पर पड़ती हैं। क्यों पड़ती हैं? क्योंकि सूर्य के दक्षिणी ध्रुव की ओर झुके होने के कारण। 14वां हम लोग चलें। 14वां में देखते हैं क्या है। थोड़ा सा हम लोग छोटा करें इसको तो हमारा डिस्प्ले पर चीज़ें जो है दिखने लगेंगी। देखिए क्या कर रहा है 14वें में, पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में हमें विचार करना है। क्या करना है? पहला पढ़े हम लोग, पर्पटी सभी परतों में सबसे पतली होती है। सही बात है, सबसे पतली होती है। अपना जो ये होता है पर्पटी होती है, फिर मेंटल होता है, क्रोड होता है, तो सबसे पतली पर्पटी ही होता है। तो सही बात है। महासागर की पर्पटी मैग्नीशियम से बनी होती है। सही बात है, ये भी सही है। सबसे भीतरी परत निकल एवं लोहे की बनी होती है। सही बात है भाई, नीफे जिसे कहा जाता है। तो तीनों के तीनों सही हैं। इसका मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15वां देखें हम लोग। 15वां क्या कह रहा है? प्रतिधारी दीवार बनाई जाती है। प्रतिधारी दीवार बनाई जाती है मेरे भाई, क्यों बनाई जाती है? ये भूस्खलन से बचने के लिए। भूस्खलन हमें पता होता है कि ढाल के कारण जब ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ढहकर नीचे आ जाता है तो ये भूस्खलन होता है। तो इसके लिए प्रतिधारी दीवार बनाने के लिए क्या होता है कि वो जो है एक बैरियर टाइप की दीवार की बात कर रहा है, तो उस तरह से बनाई जाए तो भूस्खलन से बचने के चांस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, उतना व्यापक नुकसान नहीं होता है भूस्खलन से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। अगला देखें क्या करा है 16 में, मृदा परिच्छेदिका के ऊपर से नीचे की ओर उपस्थित होने के क्रम में सही क्रम चयन कीजिए। मृदा परिच्छेदिका यानी मिट्टी की जो परतें हैं उसके संबंध में हमें ऊपर से नीचे तक बताना है, यानी ऊपर से नीचे बताना है कौन सा क्रम सबसे पहले पाई जाती है। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये हम लोगों का। तो चलते हम लोग अपने देखते हैं क्या है इसमें, पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जो होता है ये ह्यूमस होता है। ऊपर ह्यूमस होता है, फिर बालू होता है, अपक्षयित चट्टान होती है, फिर जनक चट्टान होती है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही है। ह्यूमस क्या होता है मेरे भाई? जो भी जैविक पदार्थ, सड़े गले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के सड़े गले अवशेष होते हैं, उन्हीं से ये ह्यूमस बनता है, जो सबसे ऊपर होता है और बहुत उपजाऊ होता है। इसके बाद अपक्षयित चट्टान होते हैं, जो चट्टानें अपक्षयित हो जाती हैं। उसके नीचे जनक चट्टान होते हैं जिनसे बनी रहती है। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पे 17वां पे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान में वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? कौन सा तत्व पूछ रहा है कि हमारे वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है, हेल्प नहीं करता है। नहीं करता, ये लोग आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं करता है। तो मेरे भाई सौर पवनें भी करती हैं, ये जो है गैस निष्कासन भी करती हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करता है। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है जो वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में हेल्पिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 18वां देखें हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है, यानी मिट्टी के निर्माण का फैक्टर नहीं हो, मिट्टी के निर्माण में सहायक नहीं है? तो मेरे भाई जनक शैल, जो पेरेंट्स होती हैं चट्टानें, वो भी हैं, जलवायु भी है, समय भी है, उच्चावच भी है। तो उपर्युक्त में से एक से कौन सा नहीं है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। मेरे भाई जितनी हैं, जितने फैक्टर हैं चारों ABCD, सब के सब मृदा निर्माण के कारक हैं। तो ऐसा इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है जो इसके कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 19वां हम लोग देखें। अब देखिए मिलाने वाला आ गया, बहुत बढ़िया है। देखिए कि कैसे है मिलाने वाला, हम लोग कैसे जानते हैं। देखिए एक तरफ दिया है GI टैग जो मिला है पदार्थों को, वो दिया है, और दूसरी तरफ दिया गया स्थानों के नाम। इसमें हम लोग पढ़े मखना, मगही पान, शाही लीची, कतरनी धान। अब लीची वाला गाना तो हम लोग अपने भोजपुरी में बहुत सुने हैं, तो लागे लू मुजफ्फरपुर की लीची, और तमाम प्रकार के भोजपुरी वाले गाने अपने बना दिए गए हैं कि आपकी जो जवानी है वो मुजफ्फरपुर की लीची हो गई। ऐसे बहुत से गाने बने हैं। तो ये तो हमें पूरा बच्चा बच्चा जानता है। सी वाला जो है मुजफ्फरपुर पे आएगा। तो इसमें देख रहे हैं सी वाला हर जगह 3-3 पे दिया है, उसको भी मालूम था, सब लोग गाना सुने हैं ये वाला। तो इससे हमारा काम नहीं बन रहा है। अब हमारा जो हमें दूसरा सही आता है, मगही पान जो है ये नवादा में पाया जाता है, नवादा को मिला था। तो 1 हो जाएगा। बी वाला 1 पर होना चाहिए, तो बी वाला किस में 1 पर है? बी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, यही सही है। देखो हमें दो हम लोगों को मालूम हो गया, तो काम बन गया हमारा 19वां में। तो इसी तरीके से हम लोग अब आगे अपना भी अब मिला सकते हैं कि इसमें जो है अब जो है मखाना, ये जो
कतरनी है ये हो जाएगा भागलपुर में और मखाना हो जाएगा मिथिला में। तो चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन 20वां पर। देखिए 20वां में क्या है, पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, पर्यावरण के संदर्भ में विचार करना है। तो थोड़ा सा हम लोग छोटा करें तभी ऑप्शन आ पाए, क्योंकि ये मल्टीपल ऑप्शन वाला है। तो देखते हैं क्या है इसमें। पर्यावरण के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वायुमंडल कहलाता है। कहाँ वायुमंडल कहलाता है, ये तो गलत बात है भाई। वायुमंडल कैसे कहलाएगा, तो स्थल मंडल कहलाएगा ना, ये तो गलत बात है। दूसरा क्या करा है, गैस की परतें जो चारों ओर पृथ्वी को घेरे रहती हैं स्थल मंडल कहलाती। कितना हमें बेवकूफ़ समझाया, ये स्थल मंडल कहलाती हैं, वो तो वायुमंडल कहलाती हैं ना। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा कहा पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। ये बात सही है, छोटा सा बच्चा भी बता लेगा ये। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पूछ रहा कौन सा सही है, तो ए सही है। अगर पूछता कौन सा गलत है तो बी हो जाता। 21वां में हम लोग देखें, बढ़िया बढ़िया सब क्वेश्चन है आ रहे हैं अब, क्योंकि शुरुआत में हड़काने के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देता है, लेकिन बड़ा भी सरल होते हैं। तो आप लोग बड़ा क्वेश्चन देख के कभी भी घबराइएगा मत। तो देखिए क्या है इसमें 21वां में, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। मृदा संरक्षण मतलब मिट्टी को बचाने का उपाय नहीं है। तो मेरे भाई मल्चिंग भी है। मल्चिंग मतलब जो खेतों को ढका जाता है तमाम पत्तों से या फिर जैविक पदार्थों से ढका जाता है, ये मल्चिंग हो गया, ये भी मृदा संरक्षण बचाने का उपाय है। वेदिका फार्म होता है, जो खेती की जाती है, जो साइड वाइज जिसको जोता जाता है। जैसे मान लीजिए ये खेत है, ढलान इधर से इधर है, तो हमें ऐसे जोताई करना चाहिए। समुच्च रेखी जोताई, वेदिका फार्म, एकल कृषि, सब के सब जो है मृदा संरक्षण के उपाय हैं। तो ऐसा कोई नहीं है जो मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ई हो जाएगा। तो हम लोग चलें 22वें पर, निम्नलिखित में से किस मानवीय क्रियाकलाप में सबसे अधिक जल का उपयोग होता है। मेरे भाई हमें पता है कि मानव जो है अपने दैनिक जीवन में जो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि एक दिन में एक मैच्योर मानव जो होता है कम से कम एक औसत के हिसाब से 150 लीटर जो है जल प्रयोग करता है अपने दिन में। खाना बनाना, कपड़े धोना, नहाना, पीना और तरह के उपयोग में 150 लीटर। यही पूछ रहा है मानवीय क्रियाकलाप में सबसे अधिक जल का उपयोग किस में होता है। तो मेरे भाई फ्लशिंग में होता है। फ्लशिंग मतलब अन्य तरह के जो उपयोगी होते हैं उनमें जो ये होते हैं, तो फ्लशिंग हो गया। तो 22वां हम लोग देखें, 23वां आ गए। तो साथियों हम लोग 23वां में देखते हैं क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट। देखिए पृथ्वी के हमें जब पृथ्वी को बारे में जानना चाहते हैं तो कुछ ऐसी तकनीक होती हैं जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, और कुछ जानकारी ऐसी होती हैं जिनमें हम इनडायरेक्ट प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्यक्ष मतलब पृथ्वी का पदार्थों को छू कर, देख कर, आभास करके उसे प्राप्त करना, और अगला होता है अप्रत्यक्ष वाला कि उसे केवल हम लोग अपने सोच समझ के, अपने केवल अंदाज़ा लगा के। तो 23वां का जो हमारा है मेरे भाई, ये जो उल्का पिंड है जो है ये उल्का पिंड जो है, यही जो है पृथ्वी की संरचना का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। क्योंकि उल्का पिंड आता है तो इसका हम लोग प्रत्यक्ष स्रोत मिल जाता है ना, तो ये कैसे होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24वां में देखें, 24 में क्या कहा, सिंचाई की एक अकुशल यानी विधि, अकुशल मतलब बिना कुशल वाला, यानी ऐसी विधि जो ठीक नहीं है, कि सिंचाई की एक अकुशल विधि कौन सी है। तो बगीचे से पौधों को पाइप से पानी देना, यही है मेरे भाई। देखिए पाइप से सींचना, जैसे मान लीजिए हमारा खेत है, यहाँ पेड़ है, यहाँ पेड़ है, यहाँ इतनी बड़ी ज़मीन में इतने 5-4 ठो पेड़ हैं, अब इनको हम पाइप से सींचेंगे तो हमारा बहुत पानी लग जाएगा। तो ये सिंचाई करने का अच्छा तरीका नहीं है। तो बाकी सब अच्छे हैं ये, क्योंकि बौछारी सिंचाई, क्योंकि जो एक हमें फुहारा वाला सुबह पौधों को पानी देने भी ठीक है, टपकन सिंचाई, तो ये सब जो है सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो अकुशल विधि है, ठीक विधि नहीं है। 25वां में देखें, 25वां को थोड़ा छोटा करते हैं, हाँ अब सही। भूकंप लेखी यंत्र पर सबसे अंत में अभिलेखित होने वाली तरंगे हैं। हमें पता है मेरे भाई, जो भूकंप लेखी होता है जिसे हम लोग सिस्मोग्राफ भी कहते हैं, उस पर जो तरंग सबसे अंत में ऑब्जर्व की जाती है वो मेरे भाई एल तरंगे हैं।
सॉरी एल तरंगे नहीं, धरातली तरंगे 25वां है ये। धरातली तरंगे हैं। धरातली तरंगे बहुत ही खतरनाक होती हैं। ये धीरे धीरे चलती हैं लेकिन तबाही मचा देती हैं। सबसे तेज़ तो पी चलती है, उसके बाद यल चलती है, और सबसे धीमा धरातली होती हैं। लेकिन धरातली बहुत खतरनाक होती हैं, धीमे चलती हैं लेकिन ये डैमेज बहुत ज़्यादा करती हैं चीज़ों को। तो चले हम लोग 26वां में। पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। हमें पता है मेरे भाई, जैसे वायुमंडल है नीचे से ऊपर तक चलेंगे तो पहले क्षोभ मंडल मिलेगा जहाँ पर हमें मौसमी घटनाएं हम दिखाई देती हैं। ऊपर आएंगे समताप मंडल मिलेगा जहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ना ज़्यादा ठीक होता है, और यहाँ ओजोन परत भी पाई जाती है। उसके ऊपर मध्य मंडल होता है, उसके फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, ऐसे होता है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो चले हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर 27वां में। अपमार्जक प्राणियों में शामिल है। अपमार्जक मेरे भाई क्या होता है? अपमार्जक प्राणी या अपमार्जक जीव हम लोग किसे बोलते हैं? कि ऐसे जीव जो दूसरे जीव जंतु जो मर जाते हैं उनको खाने का काम करते हैं, तो ऐसे जीव जंतुओं को हम लोग अपमार्जक कहते हैं। यानी मरे हुए जीव जंतुओं को खाने वाले जानवरों को या प्राणियों को हम लोग अपमार्जक प्राणी कहते हैं। तो ऐसा कौन सा है जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाती है? अपमार्जक प्राणी जो होते हैं मेरे भाई पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, क्योंकि अगर जो जीव जंतु मर जाते हैं उनको खाने वाला कोई नहीं रहे तो ये पर्यावरण में विषैली गैस फैला दें, दुर्गंध फैला दें, पर्यावरण को प्रदूषित कर सकती है। तो इसलिए अपमार्जक प्राणियों को बचाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी गिद्ध, गिद्ध जो है ये अपमार्जक प्राणी है और कोई नहीं है इसमें। 28वां देखें, देखिए क्या है, साइट्स। साइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। कोई पूछे साइट्स क्या है, तो साइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। और ये किससे संबंधित है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरे भाई ये वन्य जीव के व्यापार से संबंधित है। ये 28वां में ये वन्य जीव के व्यापार से संबंधित है। देखिए क्या है कि इसका उद्देश्य था, साइट्स का उद्देश्य था कि वन्य जीवों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बचाया जाए। जैसे जो पेड़ पौधे जीव जंतु जो है ख़त्म होने की कगार पे हैं, विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो उनको जो है व्यापार से नियंत्रण किया जाए, उनके व्यापार पर नियंत्रण लगाया जाए। इसी के लिए साइट्स समझौता हुआ था। तो साइट्स समझौता मेरे भाई बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये पर्यावरण में। तो चले हम लोग अगले दिन देखते हैं 29वां में। यूरोप में राइन नदी और वासजेस पर्वत का उदाहरण है। राइन नदी और वासजेस पर्वत का उदाहरण क्या है, इसमें हमें बताना है 29वां में। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी भ्रंशोत्थ पर्वत के, ये जो राइन नदी और वासजेस पर्वत के जो उदाहरण है ये भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण है। अब देखिए क्या है यहाँ 30वां में हमारा क्या कह रहा है, काल्डेरा शब्द संबंधित है। काल्डेरा पूछ रहा है, काल्डेरा शब्द किससे संबंधित है? तो मेरे भाई देखिए काल्डेरा शब्द जो है ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो ज्वालामुखी से संबंधित है। जैसे ज्वालामुखी हुआ, ज्वालामुखी जैसे ये होता है ना, ज्वालामुखी आता है पृथ्वी के अंदर से मलबा जो है पृथ्वी को तोड़कर जो है बाहर आता है। तो बाहर आने से उसका जो मलबा लावा जो गिरता है उससे गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं गिरने की वजह से, इसी गड्ढे को काल्डेरा बोला जाता है। तो चले हम लोग 31वां पर। 31वां क्या कर रहा है, दक्कन ट्रैप के शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम है। ये दक्कन ट्रैप शैल के बारे में बात कर रहा है। तो ये किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से संबंधित हैं 31वां वाले में। तो मेरे भाई ये ऑप्शन नंबर सी प्रवाह, प्रवाह से संबंधित है। हम लोग को पता होगा ये प्रवाह जो होता है, जैसे कई तरह के वो होते हैं ना, कि जैसे ज्वालामुखी हो गया, उद्गार हो गया, इन्हीं से संबंधित एक जो होता है ये प्रवाह भी पाया जाता है। जैसे भारत में दक्कन ट्रैप में वह महाराष्ट्र के पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी प्रवाह हो गया। 32वां में अगर हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत का प्रमाण नहीं है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी जो कॉन्टिनेंटल और ये डिस्प्लेसमेंट थ्योरी है उसका प्रमाण नहीं है। कौन सा नहीं है, ये 32वां में हमको बताना है। कि जीवाश्म का वितरण भी है, महासागरों में चट्टानों की आयु की समानता भी है, टिलाइट भी है। तो इसका मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रमाण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 32-33 पर हम लोग चलते हैं।
देखिए क्या है 33वां में, खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए वेधन का प्रयोग करने वाली खनन प्रक्रिया है। तो मेरे भाई जैसे हम लोग को पता होगा कि जैसे हम लोग खनिज, कोई बहुत गहराई में कोई पदार्थ है, बहुत गहराई से पदार्थों को जब निकालना होता है तो हमें ये कुपकी खनन का प्रयोग करना पड़ता है। कुपकी खनन क्या होता है कि ड्रिल मशीन के द्वारा बहुत ही गहराई में जाकर वहाँ से पदार्थों को जब निकाला जाता है बहुत ही अंदर जाके, तो उसे कुपकी खनन कहा जाता है। तो चले हम लोग आगे 34वां में। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल का उदाहरण है। कायांतरित शैल का मतलब ये होता है मेरे भाई, जैसे कोई शैल है तो आग्नेय शैल है मान लीजिए, आग्नेय शैल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर मिलने की वजह से वो कायांतरित शैल में बदल जाती है। तो कायांतरित शैल का ये जो उदाहरण है इसमें हम लोगों को दिया है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट एक कायांतरित शैल है। और संगमरमर भी है, स्लेट भी है। जैसे संगमरमर है तो वो पहले रहती है दूसरी, आग्नेय वगैरह रहती है, फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर झेलने के कारण वो संगमरमर बन जाती है। तो उस कायांतरिक, कोई आपसे पूछे कायांतरित शैल क्या है, तो जो है ये होती है प्रेशर और टेम्परेचर झेलने के कारण ये उसका जो है दूसरा रूप होता है आग्नेय शैल का। 35वां में देखें, क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पटल विरूपण के संबंध में सही है। पटल विरूपण के संबंध में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है 35वां में, तो ये हमें बताना है कौन सा सही है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ये हमारा ये हो जाएगा, परिवर्तनीय भूकंप और महाद्वीपीय रचना इस प्रक्रिया के प्रमुख घटक हैं। पटल विरूपण के संबंध में यही सी वाला सही है कि परिवर्तनीय भूकंप और महाद्वीपीय रचना इस प्रक्रिया के प्रमुख घटक हैं। 36वां देखें अगर हम लोग, क्या कह रहा है यहाँ, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछ रहा है, कौन सा गलत है। तो मेरे भाई गलत के बारे में पूछ रहा है तो हमें गलत बताना है। तो ए वाला पहले हम पढ़ें, मध्य महासागरीय कटक महासागर के भीतर पर्वत प्रणालियों की एक परस्पर जुड़ी हुई श्रृंखला का निर्माण करते हैं। मान लीजिए हमें नहीं आ रहा है, चलते हम बी पर। महाद्वीपीय सीमा महाद्वीपीय प्लेटों, तटों और गहरे समुद्र बेसिन के बीच संक्रमण का निर्माण करते हैं। तो ये बात तो सही है, सही में निर्माण करते हैं। सी वाला पढ़े तो बितली मैदानों को घटक के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्व मॉडल के रूप में चिन्हित किया गया है। यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी। 37वां देखें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का निर्माण कर रहा है विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का। तुम्हें पता है सुंदरबन डेल्टा जो अभी इसको सबसे बड़े डेल्टा है, कौन करती है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, ऑप्शन नंबर बी। तो चले हम लोग 38वें पर। देखिए यहाँ मिलाने वाला बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये मिलाने वाला। क्या कर रहा है इसमें, हमें जो सबसे क्लियर हो हम उसी को पहले मिला लें। तो देखिए सेरीकल्चर जो होता है वो रेशम से संबंधित है। पीसी कल्चर जो होता है मेरे भाई वो मछली से संबंधित है। और जो विटीकल्चर होता है अंगूर संबंधित है। हॉर्टिकल्चर सब्जी संबंधित है। तो डी वाला 1 पर होना चाहिए, सी वाला जो है वो 2 पर होना चाहिए, बी वाला 3 पर होना चाहिए, ए वाला 4 पे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बन रहा है। तो चले हम लोग 39वां पर। 39वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हम लोगों का, नजका प्लेट अवस्थित है। नजका प्लेट का लोकेशन कहाँ है ये पूछ रहा है हमें से। नजका प्लेट अवस्थित है 39वां में। तो मेरे भाई मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच गलत, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच सही बात है। दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच ये नजका प्लेट अवस्थित है। देखें अगला हम, बढ़िया क्वेश्चन है ये मोटे होते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मिट्टी में उगाए जा सकते हैं। इन्हें कम वर्षा और उच्च से लेकर मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। नाइजीरिया, चीन, नाइजर और भारत इसके उत्पादक देश हैं। यहाँ संदर्भित फसल है। किस फसल के बारे में बात कर रहा है मेरे भाई, ये मिलेट या कदन्न के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 मिलेट या कदन्न क्या होता है कि ये मोटा अनाज होता है, ज्वार बाजरा इस टाइप का जो फसल होता है। तो चले हम लोग 41वें पर।
देखिए क्वेश्चन तो सभी अच्छे, कुछ आपको हार्ड लग सकते हैं, कुछ आपको सरल लग सकते हैं, और हार्ड समझकर भागना यही जो है परीक्षा में सफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। देखिए क्या है 41वां में, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में पाई जाती है? कौन सबसे कम पाई जाती है? तो मेरे भाई नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लगभग 78-75%, और उसके बाद ऑक्सीजन होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है। 42वां देखें, अगस्त 2022 निम्नलिखित में से किसे बिहार विधानसभा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए जब सन 2022 में नीतीश कुमार ने नई सरकार बनाई आरजेडी के साथ मिलकर, तो उस समय जो है उन्होंने अवधेश नारायण सिंह को, ऑप्शन नंबर बी, बिहार विधानसभा परिषद का अध्यक्ष बनाया था। देखिए क्या है, टिस्को अपने कोयले की आपूर्ति प्राप्त करता है। टिस्को जो एक कंपनी है स्टील की, टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी, तो ये अपना कोयला कहाँ से प्राप्त करती है मेरे भाई? तो ये ऑप्शन नंबर सी, झरिया से। झरिया कहाँ है? झरिया, झ से झरिया, झ से झारखंड, तो ये झरिया से प्राप्त करती है। तो आगे चले हम लोग 44वां में देखें। देखिए अब फैक्चुअल क्वेश्चन आने लगे हैं, कैसे कंसेप्चुअल की बारी ख़त्म हो गई है। तो निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वृद्धि दर निर्धारक हैं? यानी जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि दर के निर्धारक क्या है? तो मेरे भाई हमें पता है, हम लोग पढ़े हैं कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कैसे होती है कि जन्म और मृत्यु के द्वारा, कितने व्यक्ति जन्मे और कितनों की मृत्यु हुई, इन्हीं दोनों को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। तो 1 और 2 को मिलाकर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2। तो चलिए हम लोग 45वें पर, मानसून के लिए प्रयुक्त होने वाला मौसम शब्द उद्धृत है, यानी कहाँ से लिया गया है? जो मानसून के लिए प्रयुक्त होता है मौसम, ये शब्द उद्धृत है, कहाँ से लिया गया है? तो अरबी शब्द है मेरे भाई। ये जो मौसम शब्द है यह एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है मौसम। तो हम लोग चलते हैं 46वें पर, रूपांतर सीमा वह होता है, रूपांतर सीमा वह स्थान होता है जहाँ, कौन सा स्थान होता है मेरे भाई? पूछ रहा है जहाँ पर, ये 46वां में। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, भूपर्पटी का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ये होता है ना, न तो वहाँ क्रिएशन होता है न तो डिस्ट्रॉयन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूपांतर सीमा वह स्थान होते हैं जहाँ पर भूपर्पटी का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। हम लोग अब 47वें पर चलते हैं। क्या है 47वें में? निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट सीमा का प्रकार है? बढ़िया क्वेश्चन है 47वें में। ऑप्शन नंबर देखिए, ये महाद्वीपी विस्थापन अभिसमय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट सीमा का प्रकार है महाद्वीपी विस्तारण अभिसरण। 48वां में क्या है? निम्नलिखित में से कौन अनाच्छादित प्रकार नहीं है? अनाच्छादित क्या होता है मेरे भाई? आप लोग पढ़े होंगे इसे। 48वां क्वेश्चन देखिए, अनाच्छादित का मतलब ये होता है कि ऊपर की परत को हटाना, ऊपर के आवरण को हटाना। जैसे मान लीजिए हम लोग छत पे पानी उनी बारिश में गिरा रहता है, तो छत पे एक काई की एक पपड़ी बन जाती है। फिर जब धूप आता है तो ये काई धीरे धीरे जो है ये पपड़ी बनकर उछड़ जाती है। तो इसी को अनाच्छादित कहा जाता है कि ऊपरी आवरण हट जाना अनाच्छादित कहलाता है। तो पूछ रहा है कौन सा अनाच्छादित प्रक्रिया नहीं है? तो मेरे भाई अनाच्छादित प्रक्रिया कौन सा नहीं है? ये भी है अनाच्छादित, ये भी है, ये भी है। तो अनाच्छादित 48वां में हमें पूछ रहा है, तो ये 48वां में ये ज्वालामुखीयता नहीं होगा। ये ज्वालामुखीयता जो है, ज्वालामुखीयता तो पृथ्वी को तोड़कर बाहर आता है ना, जैसे ये पृथ्वी है तो इसको तोड़कर बाहर निकलता है, वो परत थोड़ी ना हटाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्वालामुखीयता। ये क्या है 49वें में? योडो नदी अवस्थित है। योडो नदी की बात करा मेरे भाई, ये योडो नदी कहाँ है ये हमें बताना है 49वां में। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, होन्शू में। ओडो नदी जो है ये होन्शू में है। तो चले हम लोग होन्शू द्वीप में, ये नदी है जापान में है। होन्शू कहाँ है? जापान में। वही जापान जो छोटा सा देश इतने बड़े रूस को हरा दिया था। चले हम लोग, विषम पद की पहचान कीजिए।
विषम पद मतलब कौन सा इन दिए हुए शब्दों में कौन सा अलग है, इसको हमें बताना है। रीजनिंग टाइप के दे दिया है जीएस में 50वें में। तो मेरे भाई ये घोलरंध्र हो जाएगा। घोलरंध्र जो है यही अलग है, और बाकी ये मोनाड, नोक, संप्राय, मैदान, ये सब एक शब्द हैं। तो चलते हम लोग देखते हैं अपने 91वां क्वेश्चन में क्या है। घोलरंध्र आप लोग सोच रहे होंगे है क्या, तो ये घोलरंध्र मेरे भाई एक प्रकार का ये छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, जो ऊपर से वृत्ताकार और नीचे की कीप आकृति के होते हैं। जैसे कुप्पी नहीं होती, हम लोग तेल उल डाला जाता है, उसी प्रकार का। तो चलते हम लोग देखते हैं क्या है 51वां क्वेश्चन में। किसी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है, मतलब किसी स्थान की जलवायु कैसे प्रभावित होती है, इसको हमें बताना है। ऊंचाई से भी प्रभावित होती है, सही बात है। समुद्र तल से दूरी, यही इससे भी प्रभावित होती है। समुद्र तल से जो दूरी होती है वहाँ गर्मी ठंडी का अंतर पाया जाता है। उच्चावच ऊंचाई से होता है, ये सभी से होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। 51 हो गया। 52 पर चलते हैं हम लोग। देखिए क्या है 52वें में। 52 क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ये हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मेरे भाई ये क्या कह रहा है, स्टेलेक्टाइल विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए स्तंभ, हिम स्तंभ जैसे होते हैं, सही बात है। दीवारों से लटकते हुए ये हिम की तरह होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, स्टेलेग्माइट कंदराओं के फर्श के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ये भी सही बात है। और जो स्टेलेक्टाइल तथा स्टेलेग्माइट के मिलने से कंदरा स्तंभ बनते हैं, गलत है। कंदरा स्तंभ इनके मिलने से नहीं बनते हैं। तो चलते हैं हम लोग 53वें पर। थोड़ा सा छोटा कर लें तो सही रहेगा। क्या है, वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है, इतना ही है। मौसमी घटनाएं समताप मंडल में घटित नहीं होती, सही बात है। मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है जो हम लोगों को विकिरणों से बचाती है, और हवाई जहाज़ इसी समताप मंडल में उड़ाने की कोशिश किए जाते हैं। आयन मंडल बहिर्मंडल का एक भाग है, ये गलत है मेरे भाई। यही पूछ रहा है कौन सा सही अच्छा पूछ रहा है ना, तो 1-2 सही हो जाएगा। ये तीसरा हमारा गलत है, क्योंकि आयन मंडल बहिर्मंडल का भाग नहीं है, ये अपना अलग भाग है। तो 1-2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 54वां आप चलें। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सन 2022 में ही जब नीतीश सरकार ने आरजेडी के साथ नई सरकार बनाई, तो उस समय मेरे भाई अवध बिहारी चौधरी जो है ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। तो चले हम लोग 55वें में। गिरिश्रृंग और सिरेटेड कटक शब्द संबंधित है। गिरिश्रृंग और सिरेटेड कटक संबंधित है, किससे संबंधित है मेरे भाई, ये अपर्दित स्थल रूपों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। जो स्थल है मान लीजिए ये, और किसी प्रकार से जल के द्वारा, वायु के द्वारा या किसी के द्वारा ये अपर्दन हो गए जो है, इसी अपर्दन से संबंधित है। देखिए क्या है इसमें 56वां में क्या कह रहा है, ये पहला ज्वारी ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। पहला ज्वारी ऊर्जा केंद्र, विश्व का पहला ज्वारी ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था, ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में। 56। 57 को देखें हम लोग। प्लाया, ये नाम दिया गया है, एक टर्म है, प्लाया पाए जाते हैं। प्लाया कहाँ पाए जाते हैं, 57 क्वेश्चन है ये 57वां। तो मेरे भाई, और ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये प्लाया है क्या मेरे भाई। देखिए रेगिस्तान में है, जैसा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वर्षा कम होती है, वहाँ की एक प्लाया एक प्रकार की झील होती है। झील गहरी कम होती है, छिछली ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ की सब पानी जो है भाप में बदल जाते हैं, सूख जाती है। तो इन्हीं को जो है छिछली झीलें जो होती हैं, इन्हीं को प्लाया बोला जाता है। अब देखें हम लोग 58वां। पश्चिमी और पूर्वी पवनें होती हैं। पश्चिमी और पूर्वी पवनें क्या होती हैं मेरे भाई, हम सबको पता है। ये जो पश्चिमी और पूर्वी पवनें होती हैं, यह एक अस्थाई पवनें होती हैं।
अस्थाई पवन का मतलब क्या होता है? जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में लगातार चलती रहती हैं। तो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में लगातार चलने वाली पवनें कौन होती हैं? अस्थाई पवनें। अस्थाई पवनें कौन होती हैं? पूर्वी और पश्चिमी पवनें। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हम लोगों का। ये क्या है? 59वें में मोनाजाइट रेत समृद्ध होती है। मोनाजाइट रेत किससे संबंधित है? यानी जो मोनाजाइट होता है उसमें रेत होता है, तो उससे कौन सा रेत होता है, उसमें क्या होता है, ये हमें बताना है 59वें में। तो मेरे भाई थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट रेत में। थोरियम कहाँ पाया जाता है? केरल में पाए जाने वाले मोनाजाइट में मोनाजाइट रेत में थोरियम की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्या है 60वां में, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़ी ढाल कहलाती है। एक कोई गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़ी ढाल होती है, वो क्या कहलाती है? इसको हमें बताना है 60वें में। तो देखिए इसका जो सही आंसर है हम लोगों का, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कैनियन। देखिए ये जो कैनियन क्या एक प्रकार की घाटी है, जैसे एक भी आकार की घाटी होती है, यू आकार घाटी होती है, ऐसे कैनियन होती है जो एक ज़्यादा ढलान की होती है। तो क्या हम लोग जो सीढ़ी नुमा खड़ी ढाल क्या होती है? ये कैनियन होती है। 61वां देखें, कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, उसे हमें बताना है 61वें में। तो मेरे भाई पहाड़ी जलधाराओं के चट्टानी तालों पर निर्मित गड्ढे जलगर्तिका कहलाते हैं। हाँ सही बात है, यानी पहाड़ी जलधाराओं के चट्टानी तलों पर निर्मित गड्ढे जलगर्तिका कहलाते हैं। जलप्रपात के आधार पर गहरे व बड़े गड्ढे क्या कहलाते हैं? अवनामिका कुंड। ये भी सही बात है। तो सही नहीं है। तो ये वाला देखें हम लोग, निम्नलिखित स्थलों पर बहती हुई धारा गिरिपथ व मंद ढाल मैदानों में प्रवेश करती है। जलोढ़ पंख, तो ये भी सही है। तो हमें पूछ रहा कौन सा गलत है? तो मेरे भाई ऐसा कोई नहीं है जो गलत है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। सभी सही है, तो गलत कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 62वां देखें हम लोग, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, आप लोग सोच रहे होंगे क्या होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिन्हें हम लोग जो है ये जो है जलवायु वाले जो है पर्णपाती वन बोलते हैं। ये 62वें में, तो ये मानसूनी वन इन्हें कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को ये मानसूनी वन भी बोला जाता है। तो ये 62वें का आंसर क्या होगा? जो कह रहा है कि कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण चीन, दक्षिणी सूडान, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई। तो मेरे भाई ये कहीं नहीं पाए जाते हैं, दिए हुए ऑप्शन में यहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? ये मानसूनी वन जो होता है भारत, ऑस्ट्रेलिया और जो मध्य अमेरिका, ऐसे हिस्सों में पाए जाते हैं ये मानसूनी वन। 63वां में हम लोग देखें, देखिए मैच करने वाला बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए हम लोग 1-2 आता रहेगा, उसी से हम लोग इसको कर लेंगे। ये गलत नहीं होता है मेरे भाई मिलाने वाला, सबसे बड़ा मज़ा यही होता है मिलाने वाले क्वेश्चन में। देखिए जो वेल्ड होता है, जो हमें सबसे ज़्यादा क्लियर है, उसी को हम पहले मिला लें। तो जो वेल्ड होता है वो दक्षिण अफ्रीका में होता है, क्योंकि किसी चीज़ को हेर फेर करना रहता है तो वेल्डिंग करके हेर फेर कर देना, इसका एक ट्रिक है। तो वेल्ड हेर फेर मानी अफ्रीका, तो ये बी वाला 2 पर आ जाएगा। और देखें हम लोग कंपोज देखें, ये ब्राज़ील पे जाएगा, ये कंपोज ब्राज़ील पे जाएगा। और स्टेपी जो है ये मध्य अमेरिका पे आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन बन रहा है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। तो बी हमारा हो जाएगा। लानोस वेनेजुएला पर हो जाएगा, ये स्टेपी इस पर हो जाएगा। तो हो गया हम लोगों का काम। तो इसी से ये सरल होता है हम लोगों का क्वेश्चन। देखिए क्या है, समताप मंडल मुख्य रूप से गर्म होता है। अब हमें पता है कि मेरे सबसे नीचे जो वायुमंडल की परतें होती हैं, क्षोभ मंडल जिनमें मौसमी घटनाएं होती हैं, उसके ऊपर समताप मंडल पाई जाती है। यही समताप मंडल मेरे भाई ओजोन गैस यहाँ पाई जाती है, जो पराबैंगनी को रोक कर रखती है। तो पराबैंगनी किरणें यही रहती हैं, रोके रहती हैं, तो जिसके कारण ये समताप मंडल गर्म हो जाता है। तो ओजोन परत की उपस्थिति के कारण गर्म होता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। 65वां देखें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस
आवक सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है और निर्गामी पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यानी ये कह रहा है कौन सी ऐसी गैस है जो रेडिएशन को आने तो देती है लेकिन जाने नहीं देती है। तो मेरे भाई ये ऐसी जो है, ये जो हमारा 65वां क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा ये इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको इसीलिए ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। ये गैसों को तो आने तो देती हैं लेकिन जाने नहीं देती है, तो यही होता है खासियत, इसलिए गर्म हो जाती है वातावरण। 66वां में देखें, निम्नलिखित में से बिहार के किस साहित्यकार को अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मेरे भाई ये जफ़र कमाली आप लोग पढ़े होंगे करंट अफेयर में, और वीरेंद्र झा, इन दोनों लोगों को जो है बिहार के साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी ये हमारा हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 67वां में देखें, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। हमें पता है मेरे भाई कर्क रेखा जो ऐसी रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी भारत के बीचों बीच से जाती है। चीन तवाइन, जिसे अगर हम लोग अगर पूरब से देखें तो चीन तवाइन, ये पश्चिम बंगाल, और चीन तवाइन इंडिया, बांग्लादेश, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, लाल सागर, ऐसे होते हुए यह जो है बहामास तक चली जाती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है किस देश से होकर गुजरती है, तो मॉरिटानिया से, बहामास से, सऊदी अरब से, सभी से गुजरती है दिए हुए ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 68वां देखें, 68वां में क्या करें, कौन ऊंचाई के क्रम में हिमालय की चोटियों के सही क्रम को दर्शाता है। हिमालय की चोटियों के सही क्रम में कौन दर्शाता है, 68वां में हमें पूछ रहा है ये। तो मेरे भाई सबसे ऊंचा तो हमें पता है माउंट एवरेस्ट होगा, जिसमें सबसे माउंट एवरेस्ट नंबर 1 पे नहीं होगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद K2 है जो अपने जो है जो पीओके में स्थित है, पीओके भी भारत का हिस्सा है इसलिए मैं अपने बोला, और पीओके के बाद ये कंचनजंगा। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखें 69वां में क्या बताया, कौन सी चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। पश्चिमी घाट की सबसे, हमें पता है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी नहीं है। तो मेरे भाई ये महेंद्रगिरी, सीधे महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ऐसे है तो यहाँ पूर्वी जो घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। तो चले हम लोग अपने 70 वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। बारिश होने लगी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो औसतन पृथ्वी अपने वायुमंडल के ऊपरी सतह पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। हमें पता है जैसे हमारी पृथ्वी का 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा की जो जगह है वो हर मिनट 1.94 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करती है। तो चलते हम लोग अपने 71 वाले क्वेश्चन पर। क्या कर रहा है 71वें में, दो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या है जो 2011 की जनगणना के बारे में पूछ रहा है, जनगणना से सवाल आया है। बिहार देश में तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सही बात है, सबसे बड़ा यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार है। 2011 की जनगणना की तुलना जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात और लिंगानुपात में गिरावट देखी गई थी। सही बात है। 2001 के बाद जो जनगणना हुई 2011 की, उसमें जो है जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात के लिंगानुपात में गिरावट देखी गई थी। तो वर्ष 2001-11 के दौरान महिलाओं की साक्षरता दर में प्रतिशत वृद्धि पुरुषों की तुलना में कम थी। 71वां सवाल ये है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ये तीसरा हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 1 केवल सही है, 1, 2। 72 वाले पे चलें। कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है। द्वितीयक क्षेत्र, हमें पता है कि अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कृषि और पशुपालन संबंधित होता है, द्वितीयक में जो है विनिर्माण संबंधित होता है, तृतीयक में सेवा संबंधित होता है। तो यहाँ मेरे भाई ये बैंकिंग और वित्त, ये जो द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखें 73वां क्या करा है, भूमध्य रेखा की बजाय उत्तरी गोलार्ध में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पृथ्वी के उच्चतम तापमान का मुख्य कारण है। क्यों?
मतलब भूमध्य रेखा की बजाय जैसे ये हो गया, पृथ्वी हमारी हो गई, ये भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि ये उत्तरी थोड़ा सा इसके आगे यहाँ क्यों ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है मेरे भाई? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तुलना में कम मेघ होते हैं, यानी यहाँ पर बादल जो होता है ये कम होता है। यहाँ पर बादल ज़्यादा हो जाते हैं भूमध्य रेखा पर, जिसके कारण यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा नहीं पहुँच पाता, और इसके आगे होता है यहाँ बादल नहीं होते, इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 74वां देखें, पर्वतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पर्वतीय वनों के बारे में बताना है हमें, कौन सा सही नहीं है। तो मेरे भाई देखिए, ए वाला जो कह रहा है, ए वाला क्या कह रहा है कि ये 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कौन सा सही नहीं है? ये सही है, तो यानी पर्वतीय वनों के बारे में तो सही है ना, हमें नहीं पूछा है, हमें गलत बताना है, तो ये सही होगा। तो पाइन एवं बर्च इन वनों के समान वृक्ष हैं, सही बात है। इनका उपयोग पशुचारण के लिए गुज्जर घुमक्कड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है मेरे भाई, सी वाला गलत है। क्यों गलत है? देखिए, ये जो इनका उपयोग जो होता है गुज्जर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जनजातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है, तो ये होता है। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पर, 75वां क्वेश्चन क्या है। इंडिया वेयरिंग हाउस मार्केट 2022 में वेयरिंग हाउस उपलब्ध कराने वाले शहरों में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मेरे भाई वेयरिंग हाउस के मामले में ये पटना, ऑप्शन नंबर डी, इसे जो है दूसरा स्थान मिला है। तो दोस्त हम लोग यहाँ पर 75 क्वेश्चन देख लिए, इसमें 150 क्वेश्चन थे जियोग्राफी में, और 150 क्वेश्चन में मेरे भाई ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास उतने बड़े संसाधन नहीं है कितना बड़ा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो इसलिए हम 150 में से पार्ट 1 75, ये पार्ट 1 में हम मेरे भाई ये पार्ट 1 जो है इसका हम करा रहे हैं। पार्ट 1 में 75 क्वेश्चन रखे, और हम पार्ट 2 लाएंगे तो उसमें 75 क्वेश्चन करा देंगे। तो चलिए, थैंक्स आप सभी का जो हमारे साथ आप लोग जुड़े रहें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।